नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और इस नियम में हम सब बंधे हुए हैं। अब बदलाव होने जा रहा है राजस्थान बीजेपी में। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नए जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं और साथ ही संबंधित उन तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं जिन्हें पार्टी में जगह मिल सकती है या जिन्हें हटाया जा सकता है। मदन राठौड़ सीपी जोशी की जगह राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष जब से बने तब से ये इस बात के कयास कार्यकर्ताओं में लगने शुरू हो गए थे कि अब उनकी टीम का हिस्सा कौन बनेगा, किसे मौका मिलेगा, कौन मदन राठौड़ के करीब होगा, कौन दूर होगा, सीपी जोशी के वक्त जिनकी तैनाती हुई उनका क्या होगा और नए किन किन लोगों को मौका मिलेगा। इन तमाम सवालों के बीच जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी उम्मीदें भी अब जमा हो गई हैं कि उनको भी भजन लाल जी के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बात राजस्थान के कार्यकर्ताओं में लगातार जो हो रही है वो ये कि किसी भी कार्यकर्ता को कौन सा बड़ा अवसर मिल जाए ये बीजेपी में कहा नहीं जा सकता। तो उम्मीदें जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिवाली से पहले अब बहुत बड़ी हो गई हैं। तो किस किस के लिए ये दिवाली बेहतरीन होने वाली है, हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ नम्रता सिंह है, बीजेपी की प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता परिक्रमा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत नम्रता जी आपसे ही करते हैं और पार्टी में बड़े बदलाव की चर्चाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच भी चर्चा का विषय है। क्योंकि पहले तो मीना जी मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ हमारी जो पार्टी है एक मुखी पार्टी है, करोड़ों के कार्यकर्ता हैं पर हम फिर भी आज भी एक मुखी हैं और हमेशा रहेंगी क्योंकि ये विचारों की पार्टी है और यहाँ पद नहीं होता, यहाँ दायित्व दिया जाता है। यह वह पार्टी है जहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि दरी पट्टी बिछाने वाले जो थे आज वह शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का। तो यह व्यक्तिवादी या परिवारवादी पार्टी नहीं है जिसमें किसी को समान भाव से नहीं देखा जाए। यहाँ पर कार्य कुशलता से जो कार्य किया जाता है, चाहे आप पदवेश देख लीजिए या फिर मंच पर जो है संबोधन करना हो, तो यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ पर कार्य कुशलता से जोड़ा जाता है और सभी कार्य कुशलता से करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको समान भाव से देखा जाता है। अब रही बात की जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, तो मैंने आपको अभी बताया और पहले भी मैंने कई बार कहा है कि हमारे यह जो पद है ये व्यवस्था होती है जो आज किसी के पास है कल किसी के पास होती है, यह स्थायी नहीं होती है। अब जो कार्यकर्ता कार्यकुशल होंगे उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाएगी, दायित्व दिए जाएंगे और पूर्ण रूप से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, सब अपने विचारों का अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से समन्वय करेंगे, सतत रूप से चलेंगे और यही हमारी पार्टी का भाव रहता है और ये रहेगा। नम्रता जी, महिमा मंडन पार्टी का करने का कुछ फायदा मिलेगा क्या आपको भी? आपका सवाल दोबारा बोलेंगे आप? मैं ये पूछ रही हूँ आपकी भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको भी मिलने जा रही है, दायित्व कुछ ऐसा? यह तो व्यवस्था है, यह तो हमारा संगठन निर्धारित करेगा। जिसको सभी कार्यकुशल हैं, चाहे मैं देख लीजिए चाहे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता देख लीजिए, सबकी अपनी अपनी कुशलता है, अपने अपने मास्टरपीस है, अपने अपने जगह की उनको मास्टरीज है। तो संगठन पूर्ण रूप से अधिकारित है, जिसको जो कार्यकर्ता के जिसको जो देगा दायित्व वह उसका निर्वहन करेगा, चाहे हमें दे तो चाहे किसी को भी दे। आप जिन्हें मास्टरपीस कहती हैं वो कौन कौन से आपकी भाषा में मास्टरपीस जो है वो मदन राठौड़ जी की टीम में नए चेहरे के रूप में दिखेंगे? राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता मास्टरपीस है हमारा। राजस्थान का प्रत्येक कर्ता कोहिनूर है। अपने दायित्व को वह पसीना बहा करके पूरी शिद्दत से कार्य करते हैं, चाहे वह पदवेश से ले लीजिए, चाहे वह मंच संबोधन देख लीजिए, चाहे वह व्यवस्था देख लीजिए, हर कार्य को जो है कुशलता से करने का जो मास्टरी है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के पास है। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि यह मैंने अभी भी कहा यह व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है,
यह परिवारवादी पार्टी नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यह विचारों की पार्टी है। हर कार्यकर्ता अपने विचारों को शीर्ष नेतृत्व को बताने की क्षमता रखता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। हमारे जो बाबू साहब थे, भैरव सिंह जी शेखावत, वो दिन में जो है माइक लेकर के पूरी मीटिंग का करते थे कि मीटिंग है, शाम को मीटिंग है, और शाम को वह पगड़ी बांध करके बाबू साहब बहुत सम्मान मतलब उससे संबोधन करते थे, मन संचालन करते थे। यह बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका एक और उदाहरण जो हमारे शीर्ष नेतृत्व से जो आम कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हमारे जो परम पूजनीय सरसंघचालक जी थे, बाला साहब जी, जब वो एक बार एक संबोधन कर रहे थे, तो एक 5 साल का बच्चा उठ करके उनको शिकायत करने पहुंच गया कि देखिए ये मुझे धक्का मार रहा है। एक 5 साल का स्वयं सेवक उठ करके उनको शिकायत करने मंच पर पहुंच गया। तो यह कनेक्शन है कि एक शीर्ष नेतृत्व के साथ में हमारा एक आम कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, अपनी बात कह सकता है, अपने विचार रख सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, क्या नजर आ रहा है आपको? मदन राठौड़ जी की टीम जो है, नई टीम बनेगी, लाजमी है। इस वक्त पार्टी सत्ता में है और मदन राठौड़ जी को सत्ता में आने के बाद अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो उनकी टीम बनेगी, वो किस तरह की टीम आपको विपक्ष में बैठकर समझ में आती है, नजर आती है? या आपको लगता है कि उनकी टीम में किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सत्ता पक्ष की पार्टी के अध्यक्ष की टीम में? मीना जी, सबसे पहले तो मैं नम्रता जी को शुभकामनाएं दूंगा और अग्रिम बधाई दूंगा कि वो मदन राठौड़ जी की टीम का कोहिनूर बने, ताकि आपके चैनल को भी अच्छा लगे कि आपके चैनल पे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बिना परिवारवादी कार्यकर्ता है डिबेट करने आई, आज वो मदन राठौड़ जी की टीम का कोहिनूर बनी है। मेरी ओर से भाई साहब, हमारे सभी कार्यकर्ता कोहिनूर है, हमें बनने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कोहिनूर है, मेहनती है और एक राष्ट्र धर्म के साथ, राष्ट्र धर्म की भावना के साथ कार्य करता है। इसलिए आपके शब्दों को थोड़ा सा संभालिए। अच्छा नम्रता जी, अब थोड़ा सा आप संभालिएगा और राजकुमार जी जब तक बोले आप तक थोड़ा सा अनुशासन में उनको सुनिएगा। राजकुमार जी। मैंने नम्रता जी आपको शुभकामनाएं प्रेषित की कि आप कोहिनूर बने और अच्छे तरीके से आप लीडरशिप करें और भारतीय जनता पार्टी में आपका उज्जवल भविष्य हो। जहां तक नई टीम की बात है, मीना जी, जब कोई नए प्रदेश सदस्य आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो अपने सहूलियत के हिसाब से अपने फेवर के कार्यकर्ताओं को नई टीम में भर्ती करते हैं। सारे गुटों को शामिल करने का प्रयास के साथ साथ वो अपने व्यक्तिगत जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनके साथ वो लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे आते होते हैं, उनको भी वो विश्वास में लेके कोई न कोई पद देने का प्रयास करते हैं। इस नई टीम में एक नई बात जो जरूर देखने को मिलेगी, जो आदरणीय जोशी साहब के में नहीं मिली थी, मुझे लगता है कि नई टीम में इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया जी की छाया रहेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के और मदन राठौड़ जी के संबंध, जैसा कि हमको जानकारी है, काफी मधुर है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो वसुंधरा राजे जी के जो कार्यकर्ता है, जो अभी जो थोड़ा गैप भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी को लेकर चल रहा है, तो निश्चित तौर पे चाहे वो अशोक परनामी जी हो, राजपाल सिंह शेखावत हो, कालीचंद सराफ हो, ये जो तमाम खेमे के लोग हैं, निश्चित तौर पे इनको या इनके कार्यकर्ताओं को कोई न कोई नई टीम में स्थान मिलेगा। और मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अच्छी टीम बनाए और भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, जिनका 2-3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद लिटमस टेस्ट होने वाला है, उसमें हारने के लिए तैयार रहे। हमारी आपको शुभकामनाएं। तो राजकुमार जी, विपक्ष की पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जरा राजस्थान की आम आवाम को ठीक से समझाइए कि जब सत्ता पक्ष की पार्टी के अध्यक्ष अपनी टीम बनाते हैं, तो प्रदेश में जो असंतुष्ट वर्ग हैं, आज आपका कहना है कि उनके वसुंधरा राजे जी से एक समय में अच्छे संबंध थे, लेकिन आज वसुंधरा राजे जी के बीजेपी से संबंध किस तरह के हैं पूरा प्रदेश जानता है। आज वो किस जगह और किस स्थिति में है ये भी सब जानते हैं। ऐसे में क्या मदन राठौड़ जी ये अफोर्ड कर पाएंगे कि वो वसुंधरा समर्थक लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाएं? देखिए मीना जी, मेरे दृष्टिकोण में अच्छा अध्यक्ष वो होता है जो सबको साथ लेके चले। किसी कारण किसी अध्यक्ष की या भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की अमुक नेता से नहीं बन रही थी,
वो उन नेताओं को भी उसमें शामिल करे और अपने आलाकमान को कन्विंस करे, उनको बताए कि मैंने अमुक कारणों से इन 5 कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। ये 5 कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से अपने आप को पार्टी से चिपका हुआ महसूस कर रहे थे और इन 5 के आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। भले ही हो सकता है उनके 5 के आने से कोई एक आधा नेता, बेवजह कार्यकर्ता नाराज बैठा हो तो बात अलग है। बाकी निश्चित तौर पे पार्टी बड़ा परिवार होता है और वसुंधरा जी, जी सिंधिया जी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे, कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो है या नहीं है तो हमको पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी, ऐसा हमारा जी मानना है। ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि मदन राठौड़ की नई टीम में वसुंधरा समर्थक नजर आएंगे? देखिए मीना जी, क्योंकि राजकुमार जी की राजनीति तो ये कहती है कि वसुंधरा जी को राजी करो, तो इनको बहन भाई का रिश्ता इनको ही पता है। ये भाई से रिश्ता रखते हैं, बहन से तो रखते नहीं। तो इसलिए उनकी उनकी मदद क्यों करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। क्या राजनीतिक भविष्य ये चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, तो राजनीति का खेल है। अब राजकुमार जी को आज वसुंधरा राजे कितना करीबी लग रही है और उनके समर्थक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं मान के तो जो उन्होंने नाम गिनाए वो तो संगठन में पहले भी रह चुके हैं, इसलिए उनको संगठन में रख के कर भी क्या लेंगे। क्योंकि देखिए कि एक तो विधायक है, दो एक पूर्व अध्यक्ष है और आपने पूर्व मंत्री हैं, तो उनको संगठन में शामिल करेंगे क्या? देखिए ये सब बातें राजकुमार जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि नए व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाए, इन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाए? हाँ, वो निश्चित रूप से संगठन के महामंत्री BL संतोष से और JP नड्डा से मिलकर के आए हैं वहाँ पे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मदन राठौड़ जमीनी कार्यकर्ता रहे और उन्होंने जिला अध्यक्ष भी देखा है और प्रचारक भी रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल सांभर से प्रचारक के रूप में काम भी किया। तो धरातल को समझते हैं और संगठन को मजबूती कैसे दी जाती है। अभी भी देखिएगा वो सदस्यता अभियान के तहत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे कि मेरा अधिकार तो संगठन को मजबूत करके सक्रिय करने का है और मैं कभी कभी बयान दे देता हूँ जिलों को लेकर के, लेकिन मेरा काम वो नहीं है, वो तो सरकार का काम है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मदन राठौड़ जमीनी कार्यकर्ता है। उनको प्रधानमंत्री जी और JP नड्डा ने जिस हैसियत से बनाया है वो सोच समझ के बनाया होगा कि संगठन की आज आवश्यकता है जिस प्रकार से। क्योंकि हम ये बात सही है कि संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं और इस बीच में नवंबर में मैं मान के चलता हूँ कि 6 उपचुनाव भी होंगे और उपचुनाव होंगे तो देखिएगा राजकुमार जी, आप ही की पार्टी में दिक्कत आने वाली है कुछ। क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जो कुछ कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो छींटाकशी कर रहे हैं, वो चिंता का विषय आपके लिए होना चाहिए ज़्यादा। क्योंकि वो आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, वो अशोक गहलोत के साथ किस तरह का प्रहार करने वाले हैं मुझे नहीं पता। और निश्चित रूप से राजकुमार रोध अब आपके साथ, क्योंकि आप तो रखना चाहोगे उसको और वो आपसे सीट छीनना चाहेगा क्या कुछ, अगर वो चाहेगा तो। क्योंकि एक तो उसकी है, एक और लेना चाहेगा। अभी तालमेल करने की जरूरत तो बीजेपी को तो है और कांग्रेस को बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल है उसमें कुछ लोगों को हटाया जाना निश्चित भी है। जो मंत्री बन गए हैं उनको हटाया भी जाना चाहिए। और देखिए दो पद एक रहना जरूरी नहीं है, तो कुछ तो बदलाव आएगा निश्चित रूप से। और देखिएगा मैं मान के चलता हूँ बहुत टाइम से जमे हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको हटाए जाने से निश्चित तौर पर मदन राठौड़ को करना चाहिए ऐसा। क्योंकि देखिए नए लोगों को जिम्मेदारी दोगे तो आप प्रभावशाली तरीके से संगठन को मजबूत बना पाओगे। नए लोगों को जिम्मेदारी देंगे तो संगठन को प्रभावशाली ढंग से आगे ले जा पाएंगे। लेकिन कितने भी नए लोगों को जिम्मेदारी दें, पुरानों को हटना पड़ेगा। नए जितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनमें से बस कुछ को मौका मिलेगा, बाकी नाराज होंगे। ये भी बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जो रास्ता है, वो डगर जो है वो बड़ी कठिन है मदन राठौड़ जी के लिए। नहीं मीना जी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो हालात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि सत्ता आई है इनके पास में, तो सत्ता आने के बाद जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो उसके लिए भी तो वैक्यूम खाली पड़ा हुआ है। अभी पूरी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है, तो कुछ लोग शिफ्ट होकर राजनीतिक जाएंगे, कुछ लोगों को संगठन में जगह मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को चांस मिलेगा। अब सत्ता में जब चांस मिलता है या संगठन में चांस मिलता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोग ट्राई करते हैं सत्ता के साथ खड़े हो, संगठन के साथ लोग कम खड़े होना चाहते हैं। तो जो ज्यादातर प्रेशर है वो उधर की तरफ ज्यादा रहेगा। सत्ता की जो पोस्ट है, राजनीतिक पोस्ट है, अपॉइंटमेंट्स है,
उसकी तरफ से। मगर ये जो श्यामजी भाई साहब ने बात कही है कि हालात वो हैं कि पोस्टें मिलेंगी और पोस्ट मिलने से लोगों के अंदर एक उत्साह आएगा, एक काम करने की ललक जगेगी, क्योंकि पार्टी को अभी उपचुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं के चुनाव में जाना है, पंचायतों के चुनाव में जाना है। तो नीचे का स्तर है उसको ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हालात है राजनीतिक रूप से दोनों तरफ से तीर कमान कसे हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं से कहीं चल रही है। अब सोशल मीडिया देख लीजिए, को देख लीजिए, या किसी और तरह की चीजों को देखिए, पूरी तरह से तीर कमान कसे हुए हैं। तो जो संगठन के अंदर जो आपने बात जान की है उसका लाभ जरूर लोगों को मिलेगा, और राजनीतिक रूप में भी मिलेगा और संगठन के रूप में भी मिलेगा। मीरा जी, तो नम्रता जी वापस आपके पास आते हैं। आपके पास इस बात की जानकारी ज्यादा है क्योंकि आप संगठन में हैं, पार्टी की हैं, और आप जानती हैं कितनी महान पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, कितनी बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में पार्टी के भीतर इस तरह की चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं कि अब इन लोगों को मौका मिलने की संभावना ज्यादा है और इनको कम है। तो किनको संभावना इस वक्त ज्यादा नजर आ रही है, या कौन कोर टीम का हिस्सा हो सकता है, या कौन वो ज्यादा काबिल सक्षम लोग हैं जो इस वक्त पार्टी की उपचुनाव से पहले की जरूरत को समझें और मदन राठौड़ जी को मजबूत करें? देखिए, मदन जी भाई साहब जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, वो संगठन की परिभाषा, परिवेश सब जानते हैं, प्रचारक रहे हैं वो 7.5 साल, और उनको पता है संगठन का समन्वय सतत निरंतर किस तरह चलता है, किस तरह हमें समन्वय बना के चलना है, किनको क्या, किस तरह हमें सभी को साथ लेकर के मिलके चलना है, हमारे विचारों को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। तो यह जो निर्णय होता है, क्योंकि ये मैंने अभी कहा था एक मुखी पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा, जिसमें चाहे आप हमारे शीर्ष नेतृत्व सेंट्रल की बात कर लीजिए, चाहे हम मदन जी भाई साहब की बात कर लीजिए, या राजस्थान में जो हमारे सभी जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता को भी जोड़ूंगी मैं इसमें, इन सभी के साथ मिलकर के यह निर्धारण होगा कि किसको क्या बनाया जाता है, किसको क्या दायित्व दिया जाता है। और दायित्व जो है वो स्थिर नहीं है, उसमें भी बदलाव आते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज स्थिर नहीं होती है। आज ये दायित्व मेरे पास है, कल इनके पास होगा या किसी और के पास होगा, ये बदलता रहता है। तो कौन किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, हमारे तो मोदी जी भी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, वो तो कभी ये नहीं बोलते हम प्रधानमंत्री हैं, वो तो अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं। इसी तरह क्या दायित्व मिलेगा यह बताना, और यह जो दायित्व देने का कार्य है हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, जिसको जो जिम्मेदारी। हाँ, जानने लायक बात यह है और विश्वास से कहने वाली बात यह है कि जिसको जो दायित्व दिया जाएगा, जो व्यवस्था दी जाएगी, वह उसका निर्वहन अच्छी तरीके से सुचारू रूप से और कुशलता पूर्वक करेगा। यह जानने वाली बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो अभी राजकुमार जी ने अभी जो राजकुमार जी ने बात कही कि वसुंधरा जी के लिए जो कहा, उनकी टीम के लिए, और आपने जो कहा कि वसुंधरा जी, मैं आपकी बातें काटूंगी कि वसुंधरा जी की हालत ऐसी, आपने जो भी कहा, आपको बताना चाहूंगी वसुंधरा जी हमारी पार्टी की में आज भी उनकी जो स्थान है वो बहुत ऊपर है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और हमारे लिए बहुत माननीय है। उनकी जो शब्द है हमारे लिए उतने ही वैल्यू रखते हैं जितने मदन जी के रखते हैं या जितने शीर्ष नेतृत्व के रखते हैं। तो यह मत कहिए कि उनकी वैल्यू जो है कम है। किसको कह रही है नम्रता जी? पीतल का वो क्या मिल जाता है लोग तो वो खुद को सर्राफा समझने लगता है। किसको कह रही है वो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बता सकती हैं? ये आपकी समझने की बात ही नहीं है, ये आपके और मेरे समझने की बात नहीं है। ये व्यक्तिगत अपने विचार हो सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। मेरे विचार किसी को नहीं कुछ हो सकता है, संगठन से नहीं जोड़ सकते। व्यक्तिगत विचारों को हम संगठन से नहीं जोड़ सकते। कोशिश करना है और इसलिए हम रोजाना कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा मीना जी, हम व्यक्तिगत विचारधाराओं को हम संगठन से नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। राजकुमार जी, सत्ता पक्ष के अध्यक्ष की अलग अलग चुनौतियां होती हैं। एक तरफ सत्ता को साधना है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को। तो मदन जी के लिए ये जो दोनों तरफ तलवार की धार पे चलना है, ये वाकई में आसान नहीं है। मीना जी, जब सत्ता होती है और सत्ता में जब कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आता है तो उनके लिए कठिन डगर होना स्वाभाविक होता है कि जितने भी राजस्थान के कार्यकर्ता होते हैं वो सारे के सारे तो पदाधिकारी बनना चाहते हैं और सारे के सारे सरकार से संबंधित जितने भी काम करवाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने करियर में हाईएस्ट पोस्ट पे इस वक्त आ जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि हमारी इस वक्त
राजस्थान में सरकार है। ये कार्यकर्ता का स्वभाव होता है। अब मदन जी राठौड़ साहब कितना उनके बीच में समन्वय बैठा पाएंगे, किनको वो ले पाएंगे, किनको वो नहीं लेने के कारण उनको राजी कर पाएंगे, किनको राजनीतिक नीतियों में एडजस्ट करेंगे, ये सब तो बहुत सोचने की बात है, क्योंकि उनके सामने बहुत चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो जो पार्टी में ग्रुपिज्म है, नम्रता जी तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप सब जगह होता है, सब जगह होता है। नहीं राजकुमार जी, हमारी पार्टी में ग्रुपिज्म नहीं होता। ये परिवारवादी पार्टी और व्यक्तिगत पार्टी कांग्रेस के ही प्रचलित है। और कांग्रेस कहते ना, इसके लिए बहुत हर बच्चा जानता है कि कांग्रेस में व्यक्तिवादी और परिवारवाद किस तरह कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप ये ग्रुपिज्म हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे विचारों की पार्टी के लिए मत बताइए। अगर ऐसा होता तो आज हमारे एक आम से कार्यकर्ता को हम जो है राजस्थान का नेतृत्व नहीं पकड़ाते, और दरी पट्टी बिछाने वाला शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रहे होते अगर ग्रुपिज्म चलता तो। नम्रता जी, जब आप बोल रही थी तो राजकुमार जी एकदम शांति से सुन रहे थे। मीना जी, कोई गलत बात को टोकने का कार्य हमारा है। हम यहाँ पे सिर्फ सुनने और कहने के लिए नहीं है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो हमारा अधिकार है, हम उसको बीच में रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आपकी बारी आए तब बीच में नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस वक्त मदन राठौड़ जी की टीम में जो संभावित चेहरे आपको समझ में आते हैं, नजर आते हैं, और जिसमें उनको जातिगत समीकरण भी साधने हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में बना हुआ है जातिगत आरक्षण का। उसके बाद उन्हें जातिगत के साथ साथ जो पार्टी के भीतर की गुटबाजी है उसको भी साधना है। तो कौन से हीरे, कोहिनूर और क्या मास्टरपीस, नम्रता जी ने बताया मास्टरपीस, तो वो कौन से मास्टरपीस नजर आएंगे मदन राठौड़ जी की टीम में? देखिए, नम्रता जी को पार्टी का जिस तरह की वो बात कह रहे हैं, इनको कहनी चाहिए, लेकिन अंदर बहुत सारी फूट है, बहुत सारे गुट हैं। अब आप कहो तो मेरे तो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपसे भी बातचीत हुई थी, मेरे से भी मदन जी से लंबी बातचीत हुई है, सीपी जोशी से भी लंबी बातचीत होती रहती है, तो हम इस चीज को जानते हैं कि गुट कितने हैं पार्टी में। ये कह देना कि हमारी पार्टी में तो गुट नहीं है, नीचे वाला ऊपर बन जाता है, तो देखिएगा फिर नहीं कहना पड़ता वसुंधरा जी को कि पीतल की लौंग मिल जाने के बाद सराफा बन जाता है, या उनके दिल का दर्द जहां जहां कहा जाता है। बहुत जगह क्या क्या कहा उन्होंने, आपको नहीं पता कि कार्यकर्ता का जो पद मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। मेरे साथ कार्यकर्ता का पद है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो आपको पता है कि गुटबाजी क्या होती है। ये बात कांग्रेस में गुटबाजी है तो आपके यहाँ भी गुटबाजी है। आप ये मान के चलिएगा कि जिस तरह से घनश्याम, आपको नहीं पता ना, आप अभी बहुत पार्टी में कितने दिन, भाई साहब गुटबाजी से संगठन नहीं चलता। मुझे आज 40 साल देखते हुए हो गए, मेरे भैरू सिंह जी से आज तक गुटबाजी को देखा है। घनश्याम तिवारी जी ने क्या कहा था, आपने सुना? संगठन सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, दायित्व किसके पास भी हो। आप सुनिए ना, घनश्याम तिवारी किस स्थिति के थे? क्या करोड़ीलाल मीणा का गुट आपको जानते हो कौन कौन लोग किस तरह से स्थितियां हैं? क्या करोड़ीलाल मीणा बार बार आपको चुनौती देकर के क्या कहना चाहते हैं? आपके अनुशासन तो है, पार्टी में बहुत बड़ा अनुशासन है। आप जिस तरह की बातें कह रहे हो, कहना बहुत इजी है। मैं मदन जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ सैकड़ों डिबेटें की हैं, मीना जी के साथ सैकड़ों। आपसे हम ये सीखें कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, हम नहीं बोल सकते वो चीज। मैं तो वो बताना चाह, राजकुमार जी की पार्टी में भी गुटबाजी है तो आपकी पार्टी में गुटबाजी बरकरार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह देने से कि हमारी पार्टी में तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, तो फिर करोड़ीलाल मीणा आपके पक्ष में बयान क्यों नहीं देते? क्या वो जाकर के अपने जातिगत आधार पर जो कुछ बोलते हैं, क्या पार्टी ठीक ठाक चल रही है? ये ठीक ठाक कहना तो ठीक लगता है। घनश्याम तिवारी का छोड़ के चले जाना, पार्टी में आ जाना वापस, और पार्टी में कहना मैं तो अनुशासित हूँ और मेरे अनुसार पार्टी चलनी चाहिए क्या उसके अनुसार? तो मैं कहता हूँ भाई साहब, किसी व्यक्ति विशेष से पार्टी ना तो रुकी है, ना उसमें कोई असर आता है। संगठन निरंतर सतत चलता रहता है। पर नम्रता जी, आप जानते नहीं हो, मैंने बहुत राजनीति को करीब से देखा है। मैंने आप उम्रदराज हैं, मुझसे सीनियर हैं। बात सुनिए, मैंने घनश्याम जी को उस समय देखा जब उनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। भैरू सिंह जी ने जब टिकट दिया था, वो कुर्ते पजामे में किस तरह से चुनाव लड़ने गए थे सीकर में, और वो बदल के चुनाव लड़े, कहीं एक जगह टिके नहीं, अब कहीं नहीं लड़े तो उनको राज्यसभा में भेजा गया है। तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता तो मत बोलिए। मदन लाल सैनी के टाइम में किस तरह की बात थी। और देखिएगा, मैं फिर कहता हूँ कि वसुंधरा जी के दिल में दर्द है, उस दर्द को आप बयां करती हैं बार बार। वो क्यों करती है आपको भी पता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पार्टी में मदन राठौड़ निश्चित रूप से निर्विवाद बने। और देखिए, उनको किस स्थिति में क्यों लाया गया ये भी आपको पता है कि एक पार्टी के दो पदाधिकारी नहीं रह सकते, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकते। इसलिए सीपी जोशी में क्या दोष था,
उनको भेजा गया ना, कि इसलिए भेजा गया कि भाई मैं तो दो बदलेगी ना भाई साहब, कोई स्थायी नहीं होता। आप इतनी उम्रदराज है, आपको पता है, आप तो मुझसे बहुत सीनियर है, स्थायी कुछ नहीं होता। वो सांसद भी है, तो ये जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो गलत तो नहीं लिया, बढ़िया ही लिया है। मेरी बात सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जाति से आते हैं और वो मूल नहीं, ये OBC जाति से बात मत करिए, अरे वो है आपको नहीं हमारी पता। बहुत पुराने नहीं, कार्यकर्ता है, मुझे पता है वो उनकी आपको जाति से पता आते नहीं हैं, है, ये बात आपको मुझे पता क्या नहीं सबको है। पता है। अरे तो मैंने लेकिन तो इसको आप जाति से जोड़ रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। अरे नहीं है क्या मूल OBC से वो? आप इसे जाति से मत जोड़िए, क्यों वो नहीं हमारे जोड़ेंगे? पुराने कार्यकर्ता है, वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं वो, अरे सुन तो उनको लो। जानकारी है संगठन की, अरे आप सुन इसलिए तो लो, उनको चुना गया। अरे आप सुन लो, मैंने तो उनको जिला अध्यक्ष भी देखा है और बहुत सारी चीजों में देखा। जब सचेतक उप सचेतक थे, मैं बहुत करीब से जानता भाई हूँ। साहब, वरिष्ठता आपको नहीं पता। श्रेष्ठता का पैमाना नहीं होता। तो आप जिस तरह से कहोगे मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। आपकी पार्टी में सब कुछ सहजता से सब कुछ ठीक ठाक है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिएगा इस संगठन में बदलाव जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ बदलाव के लिए बदलाव इसलिए किया जाता है कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई उसको सुधारा जाए। अब आप 11 लोकसभा के चुनाव तो हारने के बाद यह निर्णय शीर्ष लेंगे, यह निर्णय शीर्ष लेता है। पर आप जो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते, मैं ही जानता हूँ, तो भाई साहब मैं आपसे विनती करती हूँ कि वरिष्ठता श्रेष्ठता का पैमाना नहीं होता। आप सुन तो लो, आप 11 लोकसभा के चुनाव हारने के बाद क्या कहोगे? इसलिए आपको भी दर्द पता नहीं ना पार्टी का। पार्टी 11 लोकसभा के चुनाव हारी है, हारने के बाद बदलाव की जरूरत पड़ी है और प्रदेश अध्यक्ष खुद छोड़ के गए हैं आपके पुराने वाले कि हाँ मेरे लिए जरूरत नहीं है, तो अब मैं दूसरी जगह जाता हूँ, अपना काम करूंगा आगे जाके। लेकिन वो खुद पद का खुद ने स्वयं त्याग किया, उसके बाद नए अध्यक्ष को लाया गया है। और देखिए आज की स्थिति में सतीश पूनिया की स्थिति, राजेंद्र राठौड़ की स्थिति, अगर आप कहेंगे बहुत सारी चीजें हमारा जो भाव था ये था कि एक पद एक इंसान होना चाहिए, वह ऑलरेडी सांसद है और इसी भाव के साथ इन्होंने दूसरा पद छोड़ा है। इसको आप किसी दूसरे एंगल से मत जोड़िए। आप सुनो तो सही, आप नहीं जानते हो ना इस चीज को, राजनीति में क्या अब मैं कुछ ही नहीं जानती तो मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए था। आप जबरदस्ती बीच में आप बहुत सारी चीजें मेरे तो खुद के तभी आप लोग जानो, यह भी जरूरी नहीं है भाई साहब। तो फिर आप सुन लीजिए, अब मैं आपकी बात मैं आपके अनुसार नहीं बदलूंगा। आप जो कहें वही सच हो, यह जरूरी नहीं है, या सब आप ही जाने, ये भी जरूरी नहीं है। अब मैं तथ्य दे रहा हूँ, ओम जी माथुर के अभिनंदन समारोह में मैं संगठन विचार परिवार की भाई साहब तीसरी पीढ़ी हूँ, तो संगठन मुझसे संगठन ना छुपा ना संगठन को मैं ना जानूं, ये भी जरूरी नहीं है। और मैं एक बात जानती हूँ कि संगठन किसी के होने ना होने से कभी नहीं रुकता, वह विचारों का भाव है जो अपने आप स्थानांतरित होता रहता है। दायित्व बदलते हैं, पद बदलता, दायित्व नहीं बदलते। सेनापति बदलता है, सेना वही रहती है भाई साहब, चाहे उसमें गुटबाजी हो चाहे कुछ भी हो। अरे आप सुन तो लो जरा, आप सुनने का माध्यम भी रखो। मैंने आपकी बातों को सुना जब मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब मैं तथ्यों के आधार पर आपको बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर के विचार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पार्टी के विचार कर रहा हूँ। मैं तो जो तथ्य है वो सामने रख रहा हूँ। आप देखिएगा अभी हाल ही में 3 सितंबर को बिरला सभागार में अभिनंदन समारोह किसका आयोजित किया गया और किसके माध्यम से आयोजित किया गया ये आपको पता है। और वहां किस तरह की बातें कही गई ये भी सबको उजागर है, क्यों कही गई बातें ये भी आपको पता है। और देखिए ओम माथुर यहाँ के दाई माई पुराने विचारक और जिस तरह की स्थितियों को जानते हैं, उनके सामने सब बातों को रखना क्या मुद्दा कहलाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ संगठन को मजबूत करने की जरूरत तो है। इसलिए देखिए मैं कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है ना कि मैं संगठन में बदलाव करूंगा और निश्चित रूप से BL संतोष से मिलकर आना, JP नड्डा से बातचीत करके आना। क्या अर्थ रहता है कि भाई संगठन में मेरे अनुरूप परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अनुसार 300 पदाधिकारी तो आपके यहाँ हो नहीं सकते। आपके यहाँ संविधान में पदाधिकारी लिमिटेड है, उस लिमिटेड पदाधिकारी में ठीक ठाक पदाधिकारी अगर रख दिए जाएंगे और पुराने पदाधिकारियों को हटा करके, क्योंकि निश्चित रूप से सही बात है निगम बोर्ड बनेंगे तो उसमें कुछ पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी के भी होंगे तो उनको भी लगाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नियम है, सरकार बदलती पदाधिकारी बदलते हैं, इसमें नया क्या है। अरे तो सुन तो लो ना, मैंने आप बोलने की बजाय आप सुनने के बजाय आप सुनने का माध्यम नहीं, संगठन को बार बार कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए मजबूत नहीं है। अरे वो तो मिस कॉल के माध्यम से बड़ा पार्टी बनी, वो भी आज एनालिसिस का विषय बना हुआ है, वो तो एनालिसिस हो रहा है। इसलिए आपने पार्टी में सदस्यता अभियान को बदलने का स्वरूप बदला ना। इसलिए मैं कह सकता हूँ आप सुनने का माध्यम, अब जिलाध्यक्ष भी बनेंगे, मंडल अध्यक्ष भी बनेंगे, आपके प्रदेश में बाकी बदलाव होगा, क्योंकि पहले से ही आपका प्रदेश दायित्व दिए जाएंगे सबको अपने अपने।
आप उसको अलग विचार से जोड़ रहे हैं, आप विचारों को बदल रहे हैं, आप विचारों का मुखौटा बदल रहे हैं। जो नियम है आप उसको राजनीतिक एंगलों में जोड़ना चाह रहे हैं, जो गलत है। आप अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो विद्रोह होकर के बाहर होने की स्थिति कई बार देखी है ना, पार्टी में नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे आज भी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सालों से कार्य करता है और आज भी कार्यकर्ता ही है और अपनी पूर्ण शिद्दत से अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी डिमांड नहीं करी कि मुझे ये बना दिया है, मुझे आज मदन जी भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, इतने सालों से उनको आज बनाया है, उन्होंने कभी डिमांड नहीं करी, उन्होंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करी, आज उनको बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। तो आप ये नहीं कह सकते कि विद्रोह चलता है या फिर गुटबाजी चलती है, आप ये नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने वसुंधरा जी ने जो प्रहार उनके साथ किया था, उनका टिकट काटा था, आपको पता नहीं है ना हिस्ट्री, मेरे को हिस्ट्री एक मुझे सब मैंने क्या कहा भाई साहब, आप बार बार ये बात बोले आपको पता नहीं, आपको पता नहीं है, तो ये बात सुनिए ना। आप भाई साहब 100 बात है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष के कारण कुछ नहीं रुकता है। व्यक्ति विशेष बहुत सारी चीजें मैंने देखी है घटते हुए, और मैंने देखिएगा बेरू सिंह जी का जमाना भी देखा, मैंने वसुंधरा जी का जमाना भी देखा, मैंने वसुंधरा जी का भी जमाना आपने देखा, भैरव सिंह जी का भी देखा। अब आज बाबू साहब नहीं है लेकिन पार्टी उसी भाव से चल रही है ना, किसी के नहीं। आज बाबू साहब नहीं है तो पार्टी रुकी नहीं है, निरंतर चलती जा रही है। अटल जी का भी समय था, वो भी गया, अटल जी थे जब भी पार्टी उसी शीर्ष पर थी, आज मोदी जी के टाइम भी शीर्ष पर है। तो व्यक्ति विशेष के से मत जोड़िए आप हमारी पार्टी को। ये कांग्रेस नहीं है जिसमें सोनिया गांधी या फिर खान का पोता नहीं होगा तो ये पार्टी चलेगी नहीं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये विचारों की और हमारे पास विचारधारा को स्थानांतरित करना, दायित्व को आगे बढ़ाने की पार्टी है ये। हम विचारों से चलते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष से चलते हैं। अब विचारों से नहीं चलते। दीनदयाल जी का सिद्धांत बहुत पहले चलता था, आज हमारा आज भी दीनदयाल जी के सिद्धांत पे चल रहे हैं। मैंने आपको कहा यह विचारों की पार्टी है भाई साहब, यह संगठन विचारों का संगठन है। नम्रता जी, दीनदयाल जी के समय में भी पदवेश वही था, आपको ऐसा दीनदयाल जी के समय भी पदवेश का जो नियम था वो वही था और आज भी वही है भाई साहब, कोई चीज नहीं बदली। अरे कॉर्पोरेट जमाना आ गया, आप किस स्थिति में हो, कहाँ सो रहे हो? आज भी है भाई साहब। आप अगर विचार परिवार में आप संगठन में आएंगे हमारे, तो पदवेश आपको उसी लाइन से मिलेंगे, रैक्स में नहीं मिलेंगे। हमारे विचार तब भी वही थे, हमारे विचार आज भी वही है। आप देखो, मैंने सुन लिया बहुत कुछ। चंद्रशेखर मिश्रा जी को क्यों भेजा गया संगठन महामंत्री पद से यहाँ से, आपको पता है? फिर आप बातें करोगे तो ये व्यवस्था है। क्यों भेजा गया? क्योंकि कोई प्रारूप नहीं होता, ये व्यवस्था है। इसको आप किसी एंगल से मत जोड़िए, व्यवस्था है। हमेशा एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हर जगह होगा, एक जगह स्थायी नहीं बदल सकते। सरकार भी 5 साल बाद बदलती है। नहीं, मैं आपके अनुसार नहीं बोलूंगा कभी भी ना। मैं आपको आप गलत बोलेंगे तो वो भी नहीं सुनेंगे। नहीं, गलत तरीके से आप हमारी पार्टी में व्यक्तिवाद का लाना चाहेंगे तो ये भी गलत है। और आप आम जनता को ये बताना चाहिए कि ये पार्टी विचारों की, ये व्यक्ति की पार्टी है, ये गलत है। नहीं, नम्रता जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो अच्छे कार्यकर्ता के रूप में नम्रता जी, आपको सुनना पड़ेगा श्याम सुंदर शर्मा जी को और उसके बाद डॉक्टर मुनेश अरोड़ा को, और आप बीच में नहीं बोलेंगे जी। जैसे राजकुमार जी बीच में नहीं बोल रहे, वैसे आप भी नहीं बोलेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी, अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए, फिर मैं मुनेश जी के पास जाऊंगी। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर राजनीति में अपनी अपनी राजनीति को सब सक्रियता और मजबूती देना चाहता है, इसमें दो राय नहीं है। अध्यक्ष जब भी सफल होगा कि उसके पदाधिकारी उसके मुताबिक काम करेंगे और उसके अनुसार जिला अध्यक्ष बनेंगे। अगर ये सब चीज नहीं होगा तो फिर वो पार्टी में को कैसे चलाएगा? आने वाले समय में देखिए, पंचायतों के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव होंगे, और उसके बाद शहरी निकाय के चुनाव होंगे, और परिवर्तन का दौर। अभी इनके मंत्री जी ने कहा है कि हम तीनों निगमों को एक करेंगे, 6 निगम है उसके 2। अच्छी बात है, जिस प्रकार से हो रहा है बदलाव की स्थिति। मैं कह सकता हूँ कि कुछ पद अब जो नए व्यक्ति हैं, बहुत सालों से जो उनको पदों को रखा गया है, उनको हटाए जाने की तैयारी हो रही है, होनी भी चाहिए, उसमें दो राय नहीं। और निश्चित रूप से कुछ लोग नए आएंगे जो आने भी चाहिए। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि कुछ है पदाधिकारी जो नाम चर्चा में है अभी, क्योंकि देखिए भीलवाड़ा जो सांसद चुन के गए, उनको बड़ा पद मिल सकता है, पहले भी है और अब भी उनको दायित्व दिए जाने की बात हो रही है। और बाकी के कुछ सांसद है जो कि पद पर रहते हुए, जैसे अब देखिए किसान मोर्चे के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बन गए, अब नया आएगा पद, क्योंकि आएगा।
युवा मोर्चा का पद बदला जा सकता है, नया युवा मोर्चा का भी बनेगा, महिला मोर्चा भी बदली जा सकती है, क्योंकि पद में बदलने से निश्चित रूप से निखार आता है, उसमें दो राय नहीं। बार बार जो देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है, अगर गुटबाजी नहीं होगी तो फिर पार्टी चलेगी कैसे? सक्रियता के लिए तो अलग अलग नेता अपने अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो हमेशा करते आए। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करते आ रहे, हर समर्थक चाहता है कि मेरे नेता अगर सक्रिय रहेंगे और मेरा सर्वाइव करना, मेरा आगे बढ़ने के लिए हम सब, अगर ये सब चीज नहीं होगी तो पार्टी फिर निष्क्रिय हो जाएगी। सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मदन राठौड़ जी को अपनी टीम बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रदेश का हित पार्टी से ऊपर हो? मेरा जी बात सही कह रहे हैं कि मदन जी को सबसे पहले तो जो आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी को खड़ा करने में दिया और वो जो अनाम रूप से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन लोगों को आगे लाना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफी समय से काम कर रहे हैं और उनको कोई महत्व नहीं मिलता, वो हमेशा से लगे हुए हैं। दूसरा, जो लोग पार्टी द्वारा उपेक्षित किए गए थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को दी है मगर कभी आस नहीं रखी, उन लोगों को आगे लाना चाहिए। मीना जी, तीसरी बात यह है कि भले नम्रता जी के जातिगत ध्यान नहीं रखा जाता या उसका ध्यान नहीं रखा जाता, मगर जातिगत समीकरण इस देश की मजबूरी है, राज्य की मजबूरी है, नगरों की मजबूरी है। हर नगर की अपनी एक डेमोग्राफी है, अपना एक स्ट्रक्चर है, उसके वाक्य स्ट्रक्चर के हिसाब से जातिगत पूर्ति भी की जाती है। और मेरी सब बात मैं ये बता दूं कि भजन लाल जी को आए हुए भी साल भर होने वाला है। अभी तक जनता के बीच में ये मैसेज देने में भजन लाल जी असफल रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो चेंज एक्सपेक्ट कर रही थी जनता, वो भी नजर नहीं आया। मैंने पहले भी कहा था जब पदों वाली बात हुई थी या उससे पहले जो बातें हुई थी, असंतुष्टता के ऊपर तो श्यामजी भाई साहब बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, राजकुमार जी भाई साहब ने भी असंतुष्टता पार्टी में है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। गुटबाजी पार्टी में है, इस बात से मना नहीं किया था। जातिगत समीकरण की खींचतान पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। मगर क्योंकि भजनलाल सरकार अभी आई है, उसको जनता के बीच में पेट बनानी है, तो उसको ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो जनता में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुनीश जी, समय की कमी है इसलिए माफी चाहती हूँ, आपको विराम देना पड़ रहा है मुझे। आप सब लोगों से बात करने के बाद नम्रता जी, जरूर आप ये जो प्रोग्राम का लिंक है आप बीजेपी के तमाम ग्रुप्स में जरूर डालिएगा, ताकि आपको बताएं कि जब आप प्रवक्ता के रूप में जाएं तो कौन सी और बातों को साझा कर सकते हैं और कितनी आपकी प्रशंसा होगी, ये भी जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि मदन राठौड़ जी को अपनी टीम बनाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। जिन चेहरों को वो शामिल करना चाहते हैं, वो वसुंधरा समर्थक खेमे के हों, विरोधी खेमे के हों, 6 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको ध्यान में रखना हो, जातिगत आरक्षण का जो मुद्दा है उसे साधना हो, बीजेपी के भीतर प्रदेश में जो गुटबाजी है उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना हो। तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो कैसे अपनी टीम बनाए कि सत्ता और संगठन के बीच एक ऐसी ट्यूनिंग जरूर हो जिससे कि प्रदेश के लोगों के काम नहीं रुकें, क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही है कि यहाँ सत्ता और संगठन लड़ना बंद करें, झगड़ना बंद करें और काम ज्यादा करें। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।